हमने प्रशासनिक संबंध पढ़े थे। प्रशासनिक संबंधों से आगे चल के हम आज वित्तीय संबंध पढ़ेंगे। प्रशासनिक संबंध आई थिंक आपका पूरा क्लियर हो गया। कोई भी उसमें क्वेश्चन होगा तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं, क्योंकि आज ऑलरेडी क्लास थोड़ा लेट हो गई है। तो हम मेन कंसर्न पे बात करेंगे, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर। ओके सर। चलिए, थैंक यू। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये टेक्निकल टॉपिक है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपका प्रीलिम्स और मेन दोनों के क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। क्योंकि आज हम जीएसटी की बात करेंगे, आज हम फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पहले टैक्सेशन सिस्टम था और आज जीएसटी के बाद कैसे अमेंडमेंट हुए, किस तरह जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम का कैसे कि केंद्र को कैसे मजबूत किया, राज्यों को किस तरह से चेंजेस किया, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो प्रशासनिक संबंधों के बीच अगर हम बात करते हैं तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक बात करते हैं हम सबसे पहले कि हमारा जो केंद्र और राज्य के बीच है। आप अपना माइक बंद कीजिए प्लीज सभी। केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा आपका कर राजस्व का बंटवारा, मतलब कर राजस्व का जो बंटवारा आपका केंद्र और राज्यों के बीच में है, उसको किस तरह डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा किया गया, अब वो कौन लेता है हम उसकी बात करेंगे। मतलब कौन इसका कलेक्शन कौन करता है, आरोपण कौन करता है, इन सभी चीजों पे। और दूसरे मुद्दे पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका 101 ये अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट जो है, ये पहले तो आपको पता होगा कौन सा अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट आया आपका जीएसटी। जीएसटी ने क्या बदलाव किए, जीएसटी से पहले की कंडीशन हम पढ़ेंगे कि बिफोर जीएसटी क्या कंडीशन थी और आफ्टर जीएसटी क्या कंडीशन थी। क्योंकि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन वो परंपरा पे मतलब परंपरागत तरीके से पूछ लेता है कि प्रीवियस में क्या सिचुएशन थी और आज की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे इन सबसे पहले आपको तीन शब्दों के बारे में जानना पड़ेगा। पहला होता है आरोपण, दूसरा आपका संग्रहण, और तीसरा है आपका विनियोजन। अर्थात अगर हम आरोपण की बात करें कि जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स मतलब लगाता कौन है। मतलब अगर हम सपोज करो आयकर की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की, तो केंद्र लगाएगा या राज्य लगाएगा। मतलब आरोपित किसके द्वारा होता है, मतलब कौन उसको लगा रहा है, तो वो आरोपण में आएगा। संग्रहण में मतलब कलेक्शन कौन कर रहा है, मतलब अगर हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन कौन, इन तीन शब्दों को आप जानेंगे तभी आगे समझ पाएंगे चीजों को। मतलब कलेक्शन कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है, केंद्र के कर्मचारी कर रहे हैं या राज्य के कर्मचारी। इसी तरह विनियोजन मतलब लास्ट में वो किसके पास जाता है, मतलब किसके पास वो खर्च करने के लिए जाता है। भाई इनकम आती है ना, हमारी सैलरी आती है, कुछ भी आती है, तो वो जिसके पास जा रही है तो फाइनल उसका विनियोजित करने के लिए कौन है, वो सेंटर है या आपका स्टेट है। अब अगर हम बात करें इन एक छोटा सा आप ये बना लीजिए, क्योंकि ये आपको एक टेबल बनाइए अपनी नोटबुक में, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। ये टेबल आपको बहुत काम आएगी इस तरह से। सबसे पहले आप इसकी जो मैंने आपको तीनों शब्द बताए हैं उसी तरह से, इसी तरह से टेबल बनाइए आप। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे आरोपण, फिर लिखिए संग्रहण, फिर विनियोजन, जितने भी एग्जाम्पल हैं
आपके कर इसमें आते हैं। इसको ये 5 पंजा टेबल होती है, मतलब 5 तरह की इसमें लाइन ऐसे खींच लीजिए। ये हम बात कर रहे हैं जो आपका जो टैक्सेशन सिस्टम था, मतलब पहले टैक्सेशन सिस्टम कैसे था। इस पे अगर 200 शब्दों का कोई क्वेश्चन आता है या कुछ भी आता है तो आप लिख सकते हैं कि परंपरागत सिस्टम मतलब आता है किस तरह से टैक्सेशन था। इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक 80th अमेंडमेंट आया 2000 में, तो ये 80th अमेंडमेंट से पहले की कंडीशन है, और कुछ कंडीशन इसमें मैं बताऊंगा जो आपके 101 अमेंडमेंट के बाद में आई। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। जीएसटी आपको पता होना चाहिए, ये जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी डे भी आप मनाते हैं 1 जुलाई को, 2017 से आपका जीएसटी लागू हुआ। चलिए उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दो टर्निंग पॉइंट है, आप याद रखिएगा, एक 80th अमेंडमेंट जो 2000 में आया, और एक 101 अमेंडमेंट जो आपका 2017 में आया। अब यहाँ पे पहले कॉलम में लिखिए केंद्र, दूसरे में केंद्र, ये आपको क्या होगा, आपको रटना नहीं है। आज मैं इस तरह से समझा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे क्योंकि रटेंगे तो ये 2 दिन याद रहेगा, फिर आपको याद नहीं, मतलब समझना है आपको ये चीज। दूसरे में राज्य, सबसे ऊपर क्या लिखा, केंद्र केंद्र केंद्र, फिर राज्य राज्य, फिर केंद्र, राज्य राज्य, फिर आप लिखिए, फिर केंद्र दो हिस्सों, मतलब एक और बढ़ जाएगा। देखिए टेबल जो है ना सिस्टमेटिक है आपकी। फिर राज्य रह गया सिंगल, तीनों में केंद्र आ गया, और राज्य को साइड में कर दिया हमने। केंद्र और केंद्र, यहाँ पे आप लिखिए छोटा सा राज्य। मतलब आप देखिए इस टेबल का थोड़ा सा सिस्टमेटिक है। सबसे पहले केंद्र केंद्र, फिर राज्य राज्य राज्य, फिर केंद्र राज्य राज्य, फिर केंद्र बढ़ गया, केंद्र केंद्र राज्य, फिर केंद्र तीनों में आ गया और राज्य को साइड में कर दिया। अब छोटा सा इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, से पहले मतलब आरोपण कुछ कर, ये 5 तरह की आपकी सिचुएशन है आपकी। तो पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन ये है कि कर का आरोपण कौन कर रहा है, केंद्र। कर का संग्रहण कौन कर रहा है, केंद्र। कर का आरोपण केंद्र कर रहा है आपका, कर का संग्रहण केंद्र कर रहा है, और विनियोजन भी केंद्र कर रहा है। ये सबसे पहली स्थिति कब थी, ये स्थिति तब थी जब देश आजाद हुआ। देश की संविधान सभा में जो भी जितने जिन्होंने भी ये टैक्सेशन सिस्टम बनाया या इसके लिए बिल बनाया, तो उन्होंने कहा कि केंद्र मजबूत होना चाहिए। कि हमारा देखो यूनियन है ना, मैंने आपको पहले समझाया कि केंद्र को हम सारी शक्ति दे देंगे, सारा रेवेन्यू केंद्र के पास आना चाहिए, फिर वो राज्य को किस तरह से देता है या राज्य की किस तरह से हेल्प करता है उस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, केंद्र 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 मतलब तीनों अमेंडमेंट तक ऐसा ही चलता रहा जैसा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी आपके आयकर वाणिज्य कर, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टैक्स थे, सारे के सारे टैक्स इन्होंने यहाँ, टैक्स आपके जो कंपनी कर है, सीमा शुल्क, लिख लीजिए आयकर आपका, फिर एक लिखिए सीमा, सीमा कर जो भी है। तो ये सारे के सारे किस पे थे, ये सारे के सारे तीनों, मतलब तीनों का केंद्र पे था। आरोपण भी केंद्र करता था, संग्रहण भी केंद्र करता था, और विनियोजन भी। के 2000 में 80th अमेंडमेंट आया। जब 80th अमेंडमेंट आया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, राज्य भी डेवलप कर रहे थे, क्योंकि तब तो ये मान रहे थे ना कि केंद्र स्ट्रांग होना चाहिए और राज्य को मतलब छोटी मोटी हेल्प कर देगा और राज्य को होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जिस तरह से स्टेट डेवलप हुए तो उन्हें भी अब अपनी पॉलिटिकल भी चलाना था, और वहां पे भी अपनी जनता के लिए काम करना था, कल्याणकारी योजनाएं लानी थी। तो जब तक पैसा नहीं होगा आप अपने स्टेट के लिए कैसे काम करेंगे, और कब तक, मतलब केंद्र को, केंद्र फादर है, और
कब तक बेटा फादर की तरफ देखता रहेगा? उसको कभी ना कभी तो खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो आपके स्टेट हो गए वो भी आपके सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। अब वो कहने लगे कि ये सारे के सारे 80th अमेंडमेंट के बाद में यहाँ पे आ गए। मतलब जो आपका 5th पॉइंट है, ये सारे के सारे कहाँ पे आ गए? 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट पे आ गए मतलब इसका आरोपण कौन कर रहा है? केंद्र। संग्रहण कौन कर रहा है? केंद्र। और विनियोजन कौन कर रहा है? दोनों में हिस्सा बंट जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा हिस्सा राज्य को दे दिया जा रहा है और थोड़ा सा केंद्र को। ये चीज आप समझना, ये चीज हुई है आपकी 80th अमेंडमेंट के बाद घटना घटी है, जो 2000 में। फिर कि जो लगाता कौन है? राज्य। संग्रहण कौन करता है? राज्य। और विनियोजन कौन करता है? राज्य। अब यहाँ पे सपोज करो बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो एक मनोरंजन कर होता है। मनोरंजन कर आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम सिनेमा विनेमा देखते हैं, कहीं पे हम झूला वूला झूलते हैं, मेले में जाते हैं, तो ये मनोरंजन टैक्स होता था। मतलब जीएसटी से पहले की बात बताता हूँ मैं। हमने 80th अमेंडमेंट टर्निंग पॉइंट समझ लिया, यहाँ से यहाँ चला गया। अब बात करते हैं जीएसटी के टैक्स कैसा है। हाँ, अब सपोज करो आप यहाँ से निकले, आपने पिक्चर देखनी थी, आपने पिक्चर का टिकट लिया। तो टिकट लेने के बाद क्या होता था? टिकट है 50 रुपए का और उस पर टैक्स है आपका 10 रुपए, सपोज करो। तो वो टैक्स अगर टिकट देखोगे तो टिकट पे लिखा रहेगा कि टैक्स मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स। वहां पे आपने टैक्स ले लिया, फिर आप वहां से आगे चले। आगे चलने के बाद में आप कोचिंग में आए, या कोई आपने बिस्किट खरीदा 10 रुपए का, सपोज करो। अब बिस्किट खरीदा तो बिस्किट पे भी आपका कर लगेगा, बिस्किट पे आपका कर लगेगा बिक्री कर, वहां पे भी उसमें रखा है। क्योंकि ये क्या है? ये इस तरह के अप्रत्यक्ष कर है कि जो लगे किस पे हैं? जो लाला जी को लगने थे। कि गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लगाया लाला जी पे, शॉपकीपर पे जो था। अब जब शॉपकीपर पे लाला जी पे लगाया, तो वो डायरेक्ट शॉपकीपर तो देगा नहीं, 2 रुपए टैक्स लगा के 12 रुपए को कस्टमर को भेज दिया। अब जब कस्टमर को मिला तो दे कौन रहा है? लास्टली कस्टमर दे रहा है। तो इस तरह के कर जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो ये जो आपका मनोरंजन कर था, आपका बिक्री करता, ये क्या हो रहा था? ये राज्य आरोपण कर रहा था, संग्रहण कर रहा था और विनियोजन कर रहा था। अब तीसरे तरह के अगर हम देखें, कुछ कर ऐसे होते हैं जो आरोपण मतलब लगाता कौन है? केंद्र। और संग्रहण कौन करता है? राज्य। और लास्ट में दे भी किसे दिए जाते हैं? राज्य को। तो इस तरह का कौन सा कर होगा? इस तरह का जो आपका टैक्स होगा वो आपका टैक्स आएगा, शुल्क आते हैं। मतलब जो जब जमीनों की खरीद बिक्री होती है तो उस पे, जब जमीनों की कोई खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उस पे जो स्टाम्प पे शुल्क देना पड़ता है। स्टाम्प तो देखो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे केंद्र ने आरोपित किया। अब देखो रजिस्ट्रेशन चार्जेस सारे के सारे तो मतलब अभी तक गवर्नमेंट केंद्र सरकार ही ले रही थी। अब इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम 5% इनको भी दे देते हैं। तो मतलब ये 5%, 7% जो भी इन्होंने दिया स्टाम्प शुल्क करके, स्टाम्प पे शुल्क जो दे रहा है, ना कि स्टाम्प का चार्जेस, स्टाम्प पे शुल्क जो दे रहा है वो 5% करके या 7% जो भी है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल किसको दे दिया, मतलब वो दे दिया राज्य को। लगाया किसने था? केंद्र ने। सबसे लास्ट वाला कौन सा है आपका? केंद्र आरोपित करता है, संग्रहित, और लास्ट में किसको दे? केंद्र, राज्य को। इफेक्ट कौन पड़ रहा है? मतलब मेहनत कौन कर रहा है? केंद्र। लेकिन लास्ट में राज्यों को दे दिया। अब सपोज करो देखो, यहाँ पे स्टाम्प तो पूरा का पूरा चला गया राज्य को। जैसे रेल भाड़े की अगर हम बात करें, जो रेल भाड़े पे शुल्क लगता है, जो माल भाड़े पे शुल्क लगता है, क्योंकि भाई राज्य तो ये कह रहा है ना कि पटरियां तो हमारे यहाँ से भी जा रही हैं, आपकी रेल हमारे स्टेट से भी गुजरती है। तो जब ये मुद्दा आया तो इन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, इसका 5 से 7% आप यहाँ पे ले लो। अब लास्ट वाला कि जितने
ये मैं ऑलरेडी करो में क्या हो गया, अब जब केंद्र बच्चा बड़ा हो गया तो 90% हिस्से में, मतलब केंद्र आरोपित करता है, संग्रहण करता है केंद्र, और दोनों में बांट दिए जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगा। जल्दी से बताइए। सर ये जो लिखा है ना, केंद्र आरोपण और फिर संग्रहण भी केंद्र करता है, विनियोजन राज्य करता है, फिर इसके आगे जो एग्जाम्पल है वो किस चीज का है, मतलब कौन से पॉइंट में, थर्ड में या फोर्थ में? फोर्थ में। फोर्थ में आपका इसमें सबसे पहला है रेल भाड़ा। जैसे रेल से भाड़ा लिया जाता है, मतलब रेल का जो टिकट का चार्जेस और ये जितने भी लिए जाते हैं आपके, मतलब पैसेंजर के लिए जो टिकट लगता है, जो उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्स जो है वो टैक्स आरोपित कर रहा है केंद्र। केंद्र ही कलेक्शन कर रहा है। आप टिकट जब लेते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, तो केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है ना वो पैसा। यस सर। और ये तीसरे वाले पॉइंट में क्या है सर, स्टाम्प? और थर्ड में है स्टैम्प। मतलब रेल भाड़ा माल भाड़ा हो गया आपका। जो स्टाम्प पेपर होता है ना, स्टाम्प पेपर का राज्य को जाता है, मतलब लगाता केंद्र है, और ये आपका 5 से 7% के बीच में होता है। तो जो स्टाम्प शुल्क है वो टोटल, जब जमीन की खरीद बिक्री होती है, कोई परचेसिंग इनको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जो उस पर टैक्स लगता है स्टाम्प शुल्क के, वो आपका राज्य को मिलता है लास्ट में। लगाता केंद्र है, वसूलता भी राज्य है। आप कहीं पे रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे अपनी जमीन का, मतलब जिसको वो बोलते हैं ना कुछ बैनामा टाइप में, तो वहां पे एक स्टाम्प लगाने पड़ते हैं आपको कि इतने परसेंट, 5% जमीन की कुल कीमत का 5% या 7% आपको स्टाम्प पेपर लगता है। तो वो टोटल का टोटल राज्य को चला जाता है, मतलब इनकम जो रहती है वो राज्य की इनकम में आएगा। समझे? आगे चलें। और सर ये 90%? 90% जो टैक्सेस हैं, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप में थे, जो वो 80th अमेंडमेंट के बाद में वो सारे के सारे कहाँ चले गए? अब दिख रहा है आपको ये फुल स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ। तो जो 80th अमेंडमेंट के बाद में ये सारे के सारे, मतलब जो इम्पोर्टेंट कर थे, टैक्सेस थे, वो अब केंद्र और राज्य दोनों में बट रहे हैं। ये कंडीशन आई 80 अमेंड जो 80 अमेंडमेंट आया 2000 में, सन 2000 में, उसके बाद में मोस्टली इंपोर्टेंट कर्स यहाँ पे चले गए। पहले क्या हो रहा था? पहले केवल और केवल केंद्र खा जा रहा था। समझे? यस सर। इसमें अभी कोई डाउट है? तभी हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले जीएसटी से पहले कैसा हो रहा था। यहाँ पे देखो डिफिकल्टीज आपको फील होंगी कि जिस तरह से मनोरंजन कर हो गया आपका, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, बिक्री कर हो गया, बहुत सारे टैक्सेशन सिस्टम हो गया, तो इतना डिफिकल्ट टैक्सेशन सिस्टम था। तो ये मतलब इसीलिए जीएसटी आया कि इस जो अप्रत्यक्ष करों का जो एक जाल बना हुआ था उसको सिंपल कर ले। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर भारत सरकार चाहे तो क्रूड 40 रुपए हो जाए। अगर जीएसटी लग जाए ना, क्यों जीएसटी से बाहर पेट्रोल को रखा, क्यों जीएसटी से बाहर इन्होंने शराब को रखा, अल्कोहल को, तो ये कारण क्या है? अगर ये जीएसटी में आ जाते हैं तो पेट्रोल कैसे 40 रुपए का हो जाएगा? आज इन सभी चीजों पे मैं आपको बताऊंगा। आगे चलें। चलें आगे। यस सर। चलिए, अब थोड़ा सा लिखिए आप, जो मतलब 2 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, वो नोट डाउन कीजिए। ये टेबल तो आपने बना ली ना? टेबल बनाई है ना आपने? चलिए नोट डाउन कीजिए। 80th अमेंडमेंट मतलब 80वां संशोधन सन 2000 से पहले, 80वां संशोधन सन 2000 से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण कर केंद्र के हिस्से में थे। जिस पर लिख रहे हो ना?
यस सर लिख रहा है। जिस पर केवल केंद्र का हिस्सा था। एट्टीएथ अमेंडमेंट इनको केंद्र और राज्य के बीच में विभाज्य के बीच में बंटवारा हो रहा है इनका, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं की सोच तो संविधान यह कि तो अच्छा रहेगा, केंद्र मजबूत रहे। बाद में जब राज्य उभरे, तो आपने शिवानी कहां तक लिखा था आपने? हेलो रहेगा तो अच्छा। बाद में जब राज्य उभरे, इसके बाद क्या है सर? आवाज हाँ, ठीक से नहीं आ रही। तो उनकी राजनीति सुदृढ़ हुई और केंद्र और केंद्र और राज्यों के बीच में किया। 80th अमेंडमेंट फुल स्टॉप लगा दूं, उसके बाद में 80वां संशोधन संघवाद को मजबूत करने का एक आधार बना। एक आधार सुना। हाँ सर लिख लिया इतना। चलिए अब बात करते हैं गुड। जैसे बनाते रहिएगा, जब देखें तो आपको 10 अमेंडमेंट आया ने पूरा तूफान। तो इन बात आई कि अब